नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सब इंस्पेक्टर यानी कि बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है वह आने वाली है। ऐसे में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर टॉपिक दिया था कि ऐसे टॉपिक जो बार बार पूछे गए हैं, और मैंने आप लोगों को यह भी कहा था कि हो सकेगा तो मैं आपको इन टॉपिक पर पूरी डिटेल में जो है क्वेश्चन और आंसर भी करा दूंगा और पूरी डिटेल में इसको करा भी दूंगा। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना से भी प्रश्न 2 बार पूछा गया है, तो जरूरी हो जाता है कि उसको आप पढ़ें। तो आज हम लोग प्रस्तावना को देखेंगे। प्रस्तावना इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बिहार सब इंस्पेक्टर। इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें मैं प्रस्तावना के प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव उसको लेकर के आऊंगा। इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, समझेंगे प्रस्तावना को। देखिए, अगर एक बार समझ गए तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। समस्या क्या होता है कि बच्चे केवल और केवल वन लाइनर के पीछे भागते हैं। अब थोड़ा सा प्रश्न को घुमाता है, जैसे इस क्लास को आप करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि कितना प्रश्न को घुमाया जा सकता है, कैसे आपको फंसाया जा सकता है इजी प्रश्न में। तो यह वीडियो आप अगर बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तब तो आपके लिए है ही महत्वपूर्ण। अगर किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं जहां प्रश्न आपको देखने को मिलेगा संविधान के प्रस्तावना से, वहां आप इस वीडियो से फायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं सबसे ऊपर प्रस्तावना। बारीकी से हम लोग सब कुछ समझ लेंगे और बस धैर्य बना करके बने रहिए। सारी चीजों को आप आसानी से, रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, आसानी से सब कुछ आप समझ लेंगे। यह हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना है क्या, सबसे पहले ये जान लीजिए प्रस्तावना है क्या, है ना। जैसे कोई किताब है, ठीक, ये कोई किताब है। इस किताब में क्या क्या बातें लिखी गई, उसका मुख्य सार, है ना। जैसे इस किताब में आपको जो जो पढ़ना है उसका मुख्य सार एक पृष्ठ पर दर्शाया गया है, वही इस बुक का प्रस्तावना हो गया। संविधान में भी यही है। भारतीय जो संविधान है, संविधान में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या भारतीय संविधान का उद्देश्य है ना, ये सारी बातें संक्षेप में ही लिख दी गई है। वह कहां लिखा गया है, प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना को आप परिचय पत्र के भी नाम से जान सकते हैं। एक व्यक्ति थे पालकी वाला नाम से, उन्होंने भारतीय संविधान को जो प्रस्तावना है उसे उन्होंने परिचय पत्र कहा था। यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है कि प्रस्तावना को किसने परिचय पत्र कहा था, तो N.A. पालकी वाला, नाम याद रखिएगा, N.A. पालकी वाला ने उसको परिचय पत्र कहा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान में तो आया, सबसे पहली बार यह प्रस्तावना कहां के संविधान में देखा गया, मतलब कहां में देखा गया। अब जान ही रहे हैं आप कि भारत के जो संविधान है उसमें बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से ग्रहण किया गया है। प्रस्तावना को अगर कभी पूछता है कि प्रस्तावना सर्वप्रथम कहां में देखा गया है, तो आप बताएंगे कि सर्वप्रथम, मैं यहां पर लिख देता हूं, सर्वप्रथम यह अमेरिका, जी हां, सर्वप्रथम यह अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम यह अमेरिका के संविधान में देखा गया। ठीक, अब आप जान गए कि यह अमेरिका के संविधान में देखा गया है सबसे पहले। कभी अगर प्रश्न पूछता है तो ये आप बता देंगे बहुत ही आसानी से। उसके बाद अन्य देशों ने कॉपी करना शुरू किया कि भैया हम भी प्रस्तावना रखेंगे, हम भी। भारत भी उनमें से एक है। भारत भी देखा कि भाई सब जगह है तो हम भी रखते हैं। अब ये तो बात हो गई। अब ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है वह क्या है ना। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना का आधार अगर पूछे कि आधार क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना का आधार क्या है। कभी पूछ दे, एग्जाम में पूछ देगा, चीजों को समझिए, लिखिएगा, बहुत ही आसानी से आप कवर कर लेंगे।
आधार है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। जी हां, पंडित नेहरू के उद्देश्य, जी हां, उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान का प्रस्तावना या उद्देशिका कहलाता है। प्रस्तावना और उद्देशिका एक ही चीज है। तो पूछे कभी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है ना, तो बता देंगे आप पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव। यहां से दो प्रश्न बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत बनता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया कब था। जी हां, अगर पूछे लाया कब था तो आप बताने वाले हैं आंसर इसका कि 13 दिसंबर 1946। जी हां, इस तिथि को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया। लेकिन एक प्रश्न यहां से और घुमा देता है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकारा कब गया, कब स्वीकार किया गया। इन्होंने तो इस तिथि को लाया, संविधान सभा ने उसको स्वीकार कब किया, है ना, कि हां मैं स्वीकार करता हूं, ये प्रस्तावना में रहेगा। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। तो जो स्वीकारा गया वह है, देखिए तिथि दोनों का याद रखिएगा, ये 22 दिसंबर है, कुछ ही दिन के बाद या 13 दिसंबर है या 22 जनवरी। 22 जनवरी कब, 1947 को स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं आप। 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव लाए। यही उद्देश्य प्रस्ताव अब बन जाएगा प्रस्तावना, स्वीकार चूंकि कर लिया गया है। ये जान गए, लिया कहां से गया है जान गए। दूसरे नंबर आप जान गए कि इसका आधार क्या है ना। अब हम जानते हैं कि इसका प्रस्तावना से हमें क्या फायदा है, प्रस्तावना से हमें क्या जानकारी मिलेगी। तो आप प्रस्तावना देखेंगे तो आपको भारतीय संविधान की प्रकृति दिखाई देगी। प्रस्तावना ही आप खाली पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारतीय संविधान कैसा है, उसकी प्रकृति पता चल जाएगा। कैसे चलेगा, जब आप पढ़ते हैं तो है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। तो अब आप जाने कि भारत कैसा देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, लोकतांत्रिक देश है, गणराज्य यानी कि भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है। तो ये सारी चीजें भारतीय संविधान के प्रस्तावना को देखने से आपको पता चल जा रहा है। केवल प्रस्तावना ही आप खाली पढ़िए तो आप समझ जाएंगे कि संविधान जब हम पढ़ेंगे तो क्या क्या हमको चीजें मिलने वाली हैं, और भारतीय संविधान का पूरा आप प्रकृति भी जान जाएंगे। तो प्रस्तावना को देखने से आपको क्या पता चल गया है, प्रकृति के बारे में भी पता चल गया है ना। संविधान की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, इसके बारे में आप जान गए। ठीक, कोई दिक्कत। अब अगर कभी परीक्षा में पूछे कि प्रस्तावना को देखने से हमें किस बात का पता नहीं चलता है, इसके आधार का, प्रस्तावना की प्रकृति का, है ना। अभी और आगे दो चीज बताएंगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आपको समझ में आएगा प्रस्तावना को देखने से। तो प्रकृति भी आप जान गए कि संप्रभु है, भारत एक गणराज्य है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य है, इस तरीके से आप जान जाएंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं कि प्रस्तावना को देखने से हमें और किस बात की जानकारी मिलती है ना। तो प्रस्तावना को देखते हैं आप तो प्रस्तावना का उद्देश्य आपको पता चल जाता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। अब कहेंगे सर उद्देश्य कैसे पता चलता है, तो मैं लिखता हूं उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य क्या है जानते हैं। अब जब आप आगे चलेंगे तो इसमें दर्शाया गया है प्रस्तावना में कि सभी नागरिकों को न्याय, है ना, न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो सभी नागरिकों को न्याय
अब आप ये जान गए कि उद्देश्य इसका क्या है, न्याय दिलाना है सभी नागरिकों को। कोई दिक्कत, न्याय दिलाना है सभी नागरिकों को। उसके बाद स्वतंत्रता, है ना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये भी आप आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, है ना, या समता भी कह लीजिए, और आखिरी में बंधुत्व। उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना, समानता, कोई भेदभाव वाला बात नहीं, और बंधुत्व मतलब कि भाईचारा रहे सब में। ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। आप पूरा संविधान खंगाल डालिए, आपको ये उद्देश्य मिलेगा। आप समझ रहे होंगे कि प्रस्तावना को जो बहुत छोटा समझ रहे थे, सब कुछ इसी में निहित है। खाली प्रस्तावना आप देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहीं तक नहीं, एग्जाम में अब प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलना शुरू होगा। क्या प्रश्न शुरू होगा मिलना दोस्तों, जरा मैं आपको बता दूं। सीधा प्रश्न पूछता है कि भैया प्रस्तावना में जो वर्णित न्याय है, कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। सीधा प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय कितने प्रकार का न्याय है। तो मैं यहां पर आपको लिखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जो भी है आप बिल्कुल क्लियर लिख लीजिए। 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, तो 3 प्रकार है। एक तो बात यह हो गया। अब पूछता है कि कौन कौन, इनमें से कौन नहीं है, ऐसे पूछता है। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा न्याय वर्णित नहीं है। नाम याद रखिए, सामाजिक पहला, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक। ये ध्यान दीजिए, 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में याद रखना है। देखिए, क्योंकि परीक्षा में जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो अरे चल नहीं रहा, जब आप पढ़ रहे हैं ना तो एकदम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक ही चीज को बार बार आप समय देंगे तो समय व्यर्थ होगा आपका, और चीज जब तक पूरा ना मिले कोई मतलब नहीं होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसी सीक्वेंस में परीक्षा में ये तो पूछेगा कि इनमें से कौन सा न्याय वर्णित नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के अलावा एक और अन्य न्याय दे देगा, है ना, व्यवहारिक या कोई और न्याय दे देगा। तो ये जान लीजिए कि ये 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों का वर्णन है। अब पूछ देता है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें वर्णित न्याय का सही क्रम क्या है। ऑप्शन दे देगा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, या राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। याद करना है आपको, इसको ट्रिक आप चाहिए तो वो कर लीजिए। सामाजिक मतलब एस, आर्थिक मतलब आर, और आर्थिक मतलब ए, और राजनीतिक मतलब आर। देखिए ऐसे याद रखिएगा, सार याद रखिएगा, एस ए आर, सीक्वेंस आपको हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत है नहीं है। इस न्याय को आप पर कैसे लागू कराता है भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार के द्वारा, और कुछ जो है वो राज्य के नीति निषेध तत्व के द्वारा भी अप्लाई हो जाता है। यह भी याद रखिएगा, मौलिक अधिकार के द्वारा इस न्याय को हम लोग प्राप्त करते हैं, और राज्य के नीति निषेध तत्व के द्वारा भी इसे प्राप्त किया जाता है। अभी अगर आगे आप पढ़ेंगे राजनीतिक निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व राज्य के, तो वहां आप पढ़ लेंगे निःशुल्क विधिक सहायता, या फिर आप पढ़ लेंगे धन का समान वितरण, है ना। ये सारी चीजें न्याय में आपको दिखेगा।
ओके, चलिए आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं स्वतंत्रता। ठीक इसी के जैसा प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं? 2, 3, 4, 5 ऑप्शन भी देगा। अब आप 3 मार देंगे, कोई 2 मार देगा, लेकिन जो सही आंसर है वह है 5 प्रकार। स्वतंत्रता कितने प्रकार? 5 प्रकार। अब ये कौन कौन स्वतंत्रता है भाई? 5 प्रकार की, और यही सीक्वेंस में याद रखना है यहां भी, है ना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता याद रखिएगा। विचार, आप एक बार प्रस्तावना को पढ़िए, ठीक है ना। आप एक बार प्रस्तावना, जरूरी नहीं है कि आप याद कर लीजिए, लेकिन उसको एक बार पढ़िए। पढ़िएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार का दिख गया ना आपको? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्रकार का जो है वह स्वतंत्रता का भी जिक्र है, ठीक है ना। ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता का जिक्र है, ये भी आपको याद रखना है, इसी क्रम में याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ दे कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता नहीं है? 5 में से एक हटा करके कोई दूसरा ऑप्शन फिट कर दे, अब आप कंफ्यूज होंगे। तो ध्यान रखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आप विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में पढ़ ही लेते हैं कि आपको कुछ भी बोलने का, व्यक्त करने का अधिकार है कि नहीं। धर्म की स्वतंत्रता भी आप पढ़ते ही हैं, आप किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, ये सारी चीजें तो आप पढ़ते ही हैं मूल अधिकार। आपको अपने हिसाब से भगवान का पूजा करने का, उपासना करने का स्वतंत्रता है। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों वह आप लोग पढ़ते हैं। चलिए, इसका ढक्कन गिर गया, चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। न्याय भी पढ़ लिए, स्वतंत्रता भी पढ़ ली। अब आते हैं समता। अब पूछता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के समता या समानता का उल्लेख है? ठीक, यहां से भी प्रश्न बनता है। देखिए, मैं मानता हूं कि आप लोग पढ़े हैं, प्रस्तावना को पढ़े हैं आप लोग। मैं फिर यहां भी कह रहा हूं, आप लोग एक ग्रेजुएट छात्र हैं, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि क्या इस तरीके से, इतने डिटेल से आप पढ़े हैं, और ऐसे प्रश्न आपको दिख जाएगा, एग्जाम में दिखेगा। आप बस एक वन लाइनर, कुछ को तो मैं तो देख रहा हूं यूट्यूब पर कभी कभी कि कुछ तो सब्जी बेच रहे हैं बच्चों के साथ, रटने में लगे हैं। अरे भाई, रटा कहां जाता है? जहां चीजों को ना समझ सक रहे हैं आप आसानी से, तो चलिए रट के आप कर लीजिए, लेकिन यहां तो कितना अच्छे से समझ रहे हैं सब कुछ, है कि नहीं। तो 2-3, अब मैं देखता हूं कि वही क्लास में ही रटवाना और बच्चे पीछे से हल्ला, तो वो तो और डिस्टर्ब हो जाता है ना यार पढ़ाई। आप पढ़ने गए हैं, सब्जी बेचने थोड़ी गए हैं। चलिए खैर, हमें दूसरे से क्या मतलब है, हम आते हैं यहां समता। कितने प्रकार की समता? तो यहां भी आप ध्यान दे दीजिए, यहां भी मैं लिख देता हूं। समता जो है वह 2 प्रकार, ठीक है ना। ये 3, ये 5 और ये 2, मतलब कि 3 है, ये 5 है, 3 से 5 कितना ज्यादा है? 2। आप समझ रहे हैं, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। न्याय में 3 अक्षर है तो 3 गो। अब ये मत समझिए कि ये 2.5 है, अच्छा छोड़िए, अक्षर से मत याद करिए, हो सकता है कंफ्यूजन आ जाए कि समता भी 3 अक्षर है, लेकिन आप याद रखिएगा कि न्याय 3 है, स्वतंत्रता 5 है और समता 2 है। समता कौन कौन है? अवसर, सॉरी, प्रतिष्ठा और अवसर। पहले प्रतिष्ठा लिख देते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर, है ना। यहां कभी कभी आपको स्थिति मिल जाएगा
स्टेटस मिल जाएगा, है ना। स्टेटस, इसको हिंदी में कभी कभी स्थिति लिख देता है या स्टेटस लिख देगा, तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखिएगा, धैर्य, समझिएगा चीजों को। प्रतिष्ठा और अवसर की जो समता या समानता एक ही चीज है का उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप पूछता है कि भारतीय संविधान में जो न्याय वर्णित है वह कहां से लिया गया है, वह कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा वर्ष 1917 रूसी क्रांति, है ना, वर्ष 1917 रूसी क्रांति या रूस से लिया गया है, यह भी आप याद रख सकते हैं, रूस, है ना, से लिया गया है। कोई दिक्कत। पूछ देता है कि ये जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है यह कहां से लिया गया है, तो यह लिया गया है फ्रांस क्रांति, है ना, फ्रांस क्रांति, ये 1789 वाला हो जाएगा। ठीक, ये भी कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया सब कुछ। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा कहां से लिया गया, तो ये तीनों, ये सब कुछ इधर से जो दिख रहा है ना, ये सब फ्रांस वाला है, ये सारा बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता, ये सब फ्रांस से ही लिया गया है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इतनी बात तो आप जान गए, अब कुछ और जान लेते हैं प्रस्तावना के बारे में। हम लोग सब कुछ तो पढ़ लिए, लगभग छोटी मोटी बातें। आगे हम देखते हैं कि प्रस्तावना को देखने से हमें और किस बात का पता चलता है। तो जब प्रस्तावना आप पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि हम संविधान को, फला तिथि को एकीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब क्या, प्रस्तावना को देखने से आपको भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि के बारे में भी पता चल रहा है ना। यानी कि प्रस्तावना को जब आप देखेंगे तो इससे क्या पता चल जाएगा कि लागू कब हुआ हमारा संविधान, ठीक ना, संविधान, ये ध्यान दीजिए, संविधान लागू कब हुआ, ये प्रस्तावना को देखेंगे तब वहां सबसे लास्ट में लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा, है ना, इस तिथि को हम संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित, अंगीकृत करते हैं, इस तरह से। तो आपको अब बताइए प्रस्तावना देखने से आपको क्या क्या पता चल गया। लगभग मैं एक चीज बता दूं, अगर प्रस्तावना को सही से पढ़ें तो लगभग सारी चीजों को आपको दिख जाएगा कि भारतीय संविधान में क्या क्या मिलने वाला है। लागू होने की तिथि जान गए, नेचर कैसा है मैं आपको बता ही दिया हूं कि अपना जो है उद्देश्य क्या है, ये आप देख ही लिए कि उद्देश्य है ना। उसके बाद ये इसका आधार क्या है। अब जान लीजिए कि भारतीय संविधान को पावर, शक्ति कहां से मिलती है, यह भी प्रस्तावना देखेंगे तो आप पता चल जाएगा। यानी कि प्रस्तावना का स्रोत, संविधान का स्रोत क्या है, तो शुरू पहला लाइन ही पढ़िए, हम भारत के लोग भारत को, मतलब हम ही लोग भारत को ये संविधान दे रहे हैं। भारत के लोग जो हैं वही इस तिथि को अंगीकृत, आध्यात्मिक और आत्मार्पित कर रहे हैं, है कि नहीं। तो किस तिथि को, तिथि जान गए आप, और स्रोत कौन है, तो हम ही लोग तो हैं, अधिनियमित, आत्मार्पित कर रहे हैं, तो स्रोत भी आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि संविधान का जो स्रोत है वह भी पता चल रहा है। चीजों को आप लिखिए, हमारे ऊपर मत छोड़ दीजिए कि हम लिखेंगे, तो हम जो बोल रहे हैं उसको लिखिए। 4 चीज का पता चल गया आपको, स्रोत का पता चल गया, प्रकृति का पता चल गया, उद्देश्य का पता चल गया, और लागू होने की तिथि का पता चल गया। प्रस्तावना देखने से आपको ये 4 बात का पता चल गया। अब सबसे बड़ा मामला अब आया कि ठीक है ये प्रस्तावना तो है, क्या यह संविधान का भाग है। मामला आया वर्ष 1960 की बात है, बेरुवाड़ी संघ, चलिए इधर मैं लिखता हूं, है ना, इसको मैं यहां से घेर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक, बेरुवाड़ी संघ, ठीक ना, बेरुवाड़ी, मार्कर चेंज करना पड़ेगा भैया, बेरुवाड़ी
संघ मामला 1960। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला केस। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रस्तावना जो है यह संविधान का भाग नहीं है, यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की केवल कुंजी है, भाग नहीं है ये। 1960 में कहा। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि किस मामले में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना गया है। ऑप्शन दे देगा, बेरुवाड़ी संघ मामला 1960, केशवानंद भारती मामला 1973, LIC मामला 1995, या इन सभी में नहीं माना गया है। कुछ लोग सभी मारेंगे, कुछ लोग केशवानंद मारेंगे, कुछ लोग बेरुवाड़ी मारेंगे, कुछ लोग LIC मारेंगे। लेकिन सही आंसर क्या है? सही आंसर यही है, बेरुवाड़ी संघ मामला 1960। इसमें यह माना गया कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का, लिख देता हूं मैं यहां पर, है ना, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इस मामले में कहा गया। ठीक, इसी मामले में एक बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं। आप लोग अनुच्छेद 143 जानते हैं ना, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले। इस मामले में 143 अनुच्छेद का प्रयोग किया था राष्ट्रपति ने, जानकारी ग्रहण करने के लिए पूछा था। यह बस याद रखने के लिए मैं बताया हूं। तो यहां तो भाग नहीं मान लिया गया। फिर मामला अब आता है आगे, वर्ष 1973 में, जब आया केशवानंद भारती, है ना, मैं वो भी लिख देता हूं। ये हो गया दूसरा मामला, जरा ध्यान दीजिए। केशवानंद भारती मामला कब? 1973। केशवानंद भारती मामला जब आया 1973 में, तो यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो हमारा पहला फैसला था 1960 वाला, वह गलत था। संविधान में जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। दूसरे वाले 1973 में क्या मान लिया गया कि संविधान का भाग है, पहले में नहीं था, वो गलत फैसला था। अब जो है वह भाग है, सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग कब माना? तो 1900 भाग है, मतलब यह संविधान का ही भाग है, संविधान से अलग नहीं है। 1973 में माना। ठीक, 1995 में एक LIC मामला आया था, उसको भी आप लोग जान लीजिए, जरा सा इंपॉर्टेंट है। LIC, है ना, LIC मामला। इसमें क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का आंतरिक भाग है। यह भी जरा आपको याद रखना है ना, आंतरिक भाग है। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में कहा कि हां है, आंतरिक भाग है। भाई ये आंतरिक भाग है, ये अलग नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये तो वैसे खाली कवर है, ये तो अलग है, ये तो भाग नहीं है प्रस्तावना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अब आपको भी क्लियर हो गया होगा कि भाग है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी इतना ही नहीं, अभी और चलिए आगे, बहुत अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं आपको तमाम टॉपिक पर आपको कवरेज दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। आइए, यहां तक समझ गए। अब हम लोग जानते हैं कि क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं, जरा आप लोग बताइए, हो सकता है कि नहीं? तो ये मान लीजिए वर्ष 1960 तक तो भाग नहीं ही माना जा रहा था, नहीं माना जा रहा था। तो ये कहा गया कि भाई जब ये संविधान का भाग है ही नहीं, संविधान का जब ये भाग ही नहीं है, तो इसको क्या किया जाए? अब आपसे अगर कभी पूछा जाए कि क्या संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप क्या जवाब देंगे? यही जवाब देंगे कि हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। यहां से प्रश्न अगर पूछा जाए कभी, मैं इसको घेरना चाहूंगा दोस्तों, है ना, या कहिए तो मैं थोड़ा सा मिटाऊं क्या है? मैं थोड़ा सा मिटाता हूं ना, मिटाऊंगा, मिटाने वाला भी तो हाँ है,
मिटाऊंगा ताकि हम अच्छे से लिख पाए। कहां मिटाएं? मिटा रहे हैं, अब लिख तो लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूं। थोड़ा सा मिटाऊंगा, ज्यादा नहीं मिटाऊंगा मैं, यही मिटाऊंगा इस तरह से। फिर नहीं मिटाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। अब डिजिटल बोर्ड है नहीं दोस्तों, समझ सकते हैं आप लोग, लेकिन अभी 2-3 बातें बहुत तगड़ी तगड़ी मैं बताने वाला हूं, परेशान मत होइए। बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं जो आप लोग प्रस्तावना के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता। चलिए अब आते हैं कि इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं। ठीक ना, संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसमें देखिए, जो संशोधन हुआ है एक बार अभी तक हुआ है। कभी पूछे तो बताइए कि एक बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976। देखिए आप देख रहे हैं कि 1973 में भाग मान लिया गया है, अब यहां संशोधन हो सकता है। कैसे हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 76 है, 1976 से। ठीक ना, संशोधन हुआ है एक बार। अब पूछा जाए कि जब संशोधन हुआ है तो क्या कुछ जोड़ा गया है, कुछ घटाया गया है? क्या संशोधन हुआ तो क्या हुआ? तो जब आप मूल प्रस्तावना देखेंगे जो शुरुआत में बना था वह और 1976 के बाद, तो दोनों अलग है। इसमें 3 शब्द जोड़ दिया गया है एक्स्ट्रा। ठीक है ना, 3 शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। कौन कौन? समाजवादी, याद करिए, समाजवादी, अखंडता, या पहले पहले कुछ भी रख सकते हैं आप, अखंडता, और एक है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कह लीजिए, पंथ निरपेक्ष, याद कर लीजिएगा। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ये तीनों चीज जोड़ दिया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 से। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। कैसे याद रखेंगे? यहां भी प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 से नहीं जोड़ा गया। और यहां एक ऑप्शन दे देगा, लोकतंत्र। दिमाग चकरिया देता है, घुमा देता है दिमाग, लगेगा कि सब जोड़ा गया है, लेकिन याद रखना है। कैसे आपको याद रखना है जरा देख लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको भी मैं एक शॉर्ट फॉर्म बता दिया हूं। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, यानी कि साप। 42वां संविधान संशोधन से साप जोड़ा गया है। आपने देखा था न्याय में सार देखा था, यहां साप देख लीजिए, क्या जोड़ा गया है? साप जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? चीजों को आप समझ गए हैं? अब एक बात बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? जरा अगर पता है तो कमेंट करिए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। तो याद करिए, जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं, हम भारत के लोग पढ़ते हैं ना, तो क्या लिखते हैं? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, दो ही शब्द, दो ही बार जिक्र ही हुआ है, भारत के लोग, भारत को, बस यही 2 बार जिक्र ही हुआ है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी दफा है? तो बस 2 बार, एक भारत के लोग और दूसरा भारत को। इसके अलावा कहीं भी प्रस्तावना में भारत शब्द का जो है उल्लेख नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावना से जुड़ी लगभग बातें आप जान गए हैं। 2-4 बातें और हैं जो आप जान लीजिए। जो प्रस्तावना को, जब प्रस्तावना के बारे में कुछ बात हुई, टिप्पणी हुई, तो कुछ लोगों ने अपने विचार दिए हैं, वो जरा सा जान लीजिए। इसी में नाम आता है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जी हां, जस्टिस एम हिदायतुल्ला का नाम आता है, और वो कहते हैं कि भारतीय जो प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा है। फिर से समझिए, पूछेगा प्रश्न, किसने
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, अब बहुत सारे लोगों को यहां लग रहा होगा कि भीमराव अंबेडकर होगा, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को आत्मा नहीं कहा है। अनुच्छेद 32 को वो हृदय बोला है उन्होंने, समझ रहे हैं आप, अनुच्छेद 32 को। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी कभी रहे हैं, है ना, ये आपको याद रखना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा दोस्तों, अगर कभी पूछे कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग कहा है, कौन कहा है कि संविधान का जो प्रस्तावना है यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, तो नाम याद रख लीजिए, ठाकुरदास भार्गव। मैं यहां पर लिख दूं, ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ठीक, संविधान का भविष्यफल किसने कहा, तो के एम मुंशी ने इसे भविष्यफल कहा है, यह भी आपको ध्यान देना है। कुंजी नोट किसने कहा, तो अर्नेस्ट बार्कर, जी हां, अर्नेस्ट बार्कर ने इसे कुंजी नोट कहा है, यह भी आपको ध्यान देना है। किसने, अर्नेस्ट बार्कर ने इसे क्या कहा है, कुंजी नोट। परिचय पत्र किसने कहा है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूं शुरुआत में ही कि परिचय पत्र किसने कहा है, तो पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा है। तो ये सारी बातें लगभग आप जान गए हैं। कुछ बातें जो छूटी हैं वो जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, जब मैं क्वेश्चंस आंसर कराऊंगा, तब आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। आज जो आपने पढ़ा मैं वहां टेस्ट करूंगा क्या आप इन सारी चीजों को रखे हैं। इसी के आधार पर एक मैं लगभग 25, 30, 40 क्वेश्चन जितने भी बन पाए संभवतः उन सबको लाऊंगा, जहां से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर और ज्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी चाहे तो शेयर कर सकते हैं। अगर ना मन है तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मेरा यही मकसद है कि आप तक सही चीज, सही कंटेंट आप तक पहुंचे। तो चलिए, इजाजत चाहते हैं दोस्तों, आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी वीडियोज आपको उपलब्ध कराए जाएं तो मैक्सिमम संख्या में आप लोग कमेंट करिएगा, उसके बाद में आपको और भी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।